अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी डिटेल्स के बारे में वो आपसे मेंस में पूछेंगे, उसके बारे में जो मोटा इन्फॉर्मेशन है वो आपसे प्रीलिम्स में पूछेंगे, और उस पे आपका क्या ओपिनियन है वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। जो ट्राई करता रहेगा बार बार उसका हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर मेरा हो गया है तो कोई भी कर सकता है। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स एंड डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ। अब कई बार हम क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं, हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ऑप्शंस पर जंप कर जाते हैं। कोई भी एक चीज जो फेमिलियर दिखती है हम ऑप्शंस पर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं उनको सुबह उठकर एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो वो इस तरीके से आपका दिमाग थोड़ा फंक्शनिंग में आ जाता है। एग्जाम से पहले अगर चॉकलेट खाते हैं तो थोड़ा सा मेरे लिए काम करता है। मैं बस आपको बता रही हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, मनीषा मैम हैं, जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2021 में 625वीं रैंक हासिल की है। मैम की ये जो जर्नी रही है यूपीएससी की काफ़ी स्ट्रगलफुल रही है, क्योंकि ये 4th अटैम्प्ट था जहाँ पे मैम ने यूपीएससी क्लियर की है। वैसे स्टूडेंट जिनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, 3-4 अटैम्प्ट के बाद वो सक्सेस पाते हैं, तो उनकी जो हिस्ट्री होती है, उनकी जो जर्नी होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही वजह है दोस्तों कि आज मैं मनीषा मैम के पास आया हूँ। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एसआरसीसी से की है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, और मैं एक बहुत ही ऐसे सिंपल फैमिली से आती हूँ, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है, और बहुत ही जल्दोजहद के बाद 4th अटेम्प्ट में पेपर निकला है। मैम, ये आपका 4th अटेम्प्ट था, राइट? इससे पहले क्या हुआ था, कहाँ तक पहुँची थी आप यूपीएससी में? इसके पहले मैंने 3 प्रीलिम्स फेल किए हैं। अच्छा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये मेरा 4th प्रीलिम्स, फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। प्रीलिम्स जो 3 प्रीलिम्स में आप नहीं निकल पाती हैं, तो आपने एनालाइज किया मतलब कि आखिर क्या कमियां रही थी आप? जी, देखिए, प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज होता है, और जब क्लियर नहीं हो पाता है तो काफ़ी ऐसे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है बार बार। तो मैंने भी एनालाइज किया जब 3 बारी, मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही करते हैं, पर मैंने जब करा और देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलतियां जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली करते हैं, तो उन गलतियों को ना अगर हम दोहराएं तो प्रीलिम्स हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पहली गलती तो हम यही करते हैं कि सीसैट को थोड़ा लाइटली लेते हैं, पर मुझे लगता है कि विद ईयर्स सीसैट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, और क्वेश्चंस अलग तरीके के आ रहे हैं। तो सीसैट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं तो रोज़ सीसैट 1 घंटा प्रैक्टिस करती थी, लाइक सिंस फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, बट जब क्लिक होना था वो तभी क्लिक होना था। उसके अलावा मुझे लगता है हम लोग क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना नहीं, मतलब कई बार हम क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ऑप्शंस पर जंप कर जाते हैं। कोई भी एक चीज जो फेमिलियर दिखती है हम ऑप्शंस पर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, नॉट करेक्ट, करेक्ट, ये सब चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस। अ लॉट ऑफ मॉक क्वेश्चंस आपको एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर आप जितने ज्यादा टेस्ट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना बहुत जरूरी है, कि उससे आपको एक आइडिया पता चलता है कि पेपर कैसे करना है। तो मुझे लगता है ये 3 चीजें जो मैं लैक कर रही थी बार बार, उसको मैंने कोशिश की 4th अटेम्प्ट में सही करने की। मैम, अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप बता नहीं रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं एस्पिरेंट को कि सीसैट के लिए क्या किया था आपने, सीसैट के लिए क्या बदलाव किया था इस बार आपने, और क्या क्या मटेरियल थे आपके, क्या क्या रिसोर्सेज थे? देखिए, पहले जो मैं 3 बारी सीसैट का मैंने पेपर दिया, उसके अंदर ऐसा होता था कि कई बार बहुत मार्जिन पे था, 66 है तो 65 आ रहा था, या फिर उससे पहले जीएस, ऐसा नहीं है जीएस नहीं हुआ, ऐसा जीएस भी होता था ऑफ कोर्स। तो मैंने अब की बार क्या किया, मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग जो है वो ज्वाइन की। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा फ्री यूपीएससी की क्लासेस और नोट्स के बारे में। दोस्तों, मैं जानकारी देना चाहूंगा मैपिंग के क्लासेस के बारे में, जिसको लेकर आप सभी लोग काफी परेशान रहते हैं, और आप ये सोचते हैं कि ये जो मैपिंग है उसको हम कहां से कवर करें, कैसे पढ़ें, ये सारी चीजें आप सभी के साथ रहती हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि मैपिंग के लिए ये सारी क्लासेस
प्रेप लैडर आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रेप लैडर से आप मैपिंग की पूरी क्लासेस फ्री पा सकते हैं। अलॉन्ग विद दोस्तों, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स जो यूपीएससी का बैकबोन होता है और करंट अफेयर्स के बगैर यूपीएससी निकालना असंभव है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की भी क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स के भी नोट्स मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री। अलॉन्ग विद दोस्तों यही नहीं, आपको एनसीईआरटी की जो समरी है वो कंप्लीटली आपको यहाँ पे फ्री मिलने वाली है, जिसे पढ़ के आप यूपीएससी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर समझ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज ही प्रेप राइडर की ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां विजिट करें और जितनी भी फ्री में आपको मिल रही है एटलीस्ट उसको तो आप उसका तो फायदा जरूर उठाइए। किसी पेड मोड पे जाके आप प्रेप राइडर के किसी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको जो कोड है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस कोड को अगर यूज करके आप परचेस करेंगे तो आपको काफी डिस्काउंट दिया जाए। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मॉक पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम मैंने 50-60 पेपर्स इस बार लगाए थे बिफोर प्रीलिम्स, तो उससे आपको एक आइडिया पता चलता है, एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में पता चलता है या और भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस बारे में पता चलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक पे मैं बहुत ऐसे स्ट्रेस देना चाहूँगी, वो बहुत ज़रूरी है। कॉमर्स से आप सोशियोलॉजी में बदल देती हैं अपने ऑप्शनल को, कॉमर्स को क्यों नहीं रखा? मुझे लगता है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है, पर अगर हम उसका सिलेबस देखें ऑप्शनल में तो वो बहुत ही वास्ट है। वो आपका ना सिर्फ ग्रेजुएशन बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन के भी जो टॉपिक्स हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मतलब उसका एक अमेलगमेशन है आपका ऑप्शनल का, जो ऑप्शनल का सिलेबस है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। और दूसरा ये है कि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे एक्चुअली थोड़ा मैं ड्रेड करती हूँ उन टॉपिक्स से, जैसे कि इनकम टैक्स है और थोड़े बहुत अकाउंटेंसी है, फिनेंशियल अकाउंटेंसी है। तो ये सब जो टॉपिक्स थे मुझे लगा कि मेरा स्ट्रेंथ एरिया नहीं है, और प्लस उस टाइम जो बीच में गैप आया था 1 साल के प्रेपरेशन का, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इट वुड बी बेटर अगर मैं सोशियोलॉजी पर स्विच कर लूं। और सोशियोलॉजी का अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, आपका बहुत ही ओवरलैपिंग टॉपिक्स होते हैं GS 1 में, GS 2 में। उसके अलावा आपको सोशियोलॉजी में ज़्यादा ना हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज सिलेबस बहुत ही कंसाइज है और जो भी चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं सोसाइटी में, जो भी अगर आपका ऑब्जर्वेंट बिहेवियर है तो आपको सोशियोलॉजी बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगा कि और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, ओवरलैपिंग है, सिलेबस कम है, तो मैंने सोशियोलॉजी को चूज किया। मैम आपने बीच में बताया था एलिमिनेशन के बारे में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अल्टरनेट ऑप्शन इतने ट्विस्ट कर देते हैं बच्चों की वो समझ नहीं पाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करेंगे? देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चंस 3 तरीके के होते हैं। आप पहले टाइप का क्वेश्चन वो होता है जो आपको बिल्कुल श्योर शॉट आता है, जिसका आंसर आपको पता है कि इनमें से यही है, तो वो वाला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना बहुत आसान होता है। दूसरा क्वेश्चन जो होते हैं वो एलिमिनेशन से सॉल्व होते हैं, कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपको पता होता है कि ये 2 ऑप्शंस तो नहीं ही हो सकते हैं, तो आप उनको 2 को एलिमिनेट करके बाकी जो 2 हैं उन पर ध्यान लगा के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो वाला प्ले नहीं करना चाहिए। अच्छा। थोड़ा आपको सेफ एरिया में खेलना चाहिए। जी, नेगेटिव मार्किंग तो बहुत ही एक डबल एजेड स्वॉर्ड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चंस उतने ही अटेम्प्ट करने चाहिए जितने के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपका नेगेटिव मार्किंग से आप कट ऑफ से नीचे जा सकते हैं। तो आप एलिमिनेशन के लिए यही कीजिए कि जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि वही चीज को आपको अप्लाई करना है एक्चुअली पेपर में। और जब आपका क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शंस में जाने की कोशिश कीजिए। कई बार होता है कि ऑप्शंस अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं, या 1 2 3 3 4 5 जो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है इस पर वर्क करने के लिए आपको वही मल्टीपल क्वेश्चंस पीछे सॉल्व करना, जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, ये हेल्प करता है। मैम चूंकि 3 फेलियर्स मिली आपको और चौथी अटेम्प्ट में आप क्लियर करती हैं तो आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा प्रीलिम्स के बारे में। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स कैसे निकाला जाता है। आप एस्पिरेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, आप कुछ मेन पॉइंट्स बताइए जिसका अगर ध्यान रखे बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम निकल सकता है, चांसेस ज़्यादा हों। देखिए प्रीलिम्स तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी वेरी अनसर्टेन।
आप जितना भी पढ़ लीजिए, आपको कभी नहीं पता हो सकता कि वहां पे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो और कोई पैटर्न भी नहीं है यूपीएससी का, हर साल नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जी। तो कोई मैं ऐसा शॉर्ट वे नहीं बता सकती हूँ, पर ऑफ कोर्स ऐसे 3-4 चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपका एरर मिनिमाइजेशन कर सकते हैं आप। तो मुझे ये लगता है कि आपको बहुत सारा प्रैक्टिस का जरूरत है। जो आपका बेसिक जो पकड़ है, नॉलेज चाहिए जो भी उस टॉपिक के बारे में, वो होनी बहुत जरूरी है। बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। तीसरा मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ना काम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पेपर में अगर पैनिक कर जाते हैं तो वहीं पर वो सारा गेम खराब हो जाता है। क्योंकि अगर उन 2 घंटों में आप पैनिक कर जाते हैं तो आप क्वेश्चंस को अपना फुल पोटेंशियल के साथ अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं और अगर वो क्वेश्चंस नहीं आते आपको, तो आप पैनिक मत कीजिए कि ये 3 क्वेश्चंस मुझे लाइन से नहीं आते, 4था क्वेश्चन आएगा, 5वां क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी ना आता हो। तो जैसे ही अगर आपको लगे कि ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता, जस्ट जंप टू द पार्ट जो आपको आता है। जहां से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वहीं चली जाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने आप को बना के चलेंगे तो मुझे लगता है प्रीलिम्स में आप थोड़ा आपका अपर एज रहेगा। और पैनिक करना मेरे को लगता है कि नहीं, अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, पैनिक। आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसी को अप्लाई करना। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है, मतलब आपने जो भी पढ़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप एग्जामिनेशन में क्या डिलीवर कर रही हैं कॉपी, इस पे डिपेंड करता है। तो पैनिक अगर आप हो गए तो जो आप जान रहे हो वो भी भूल जाओगे, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा सवाल ये है कि किस तरह से अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में एस्पिरेंट रखे ताकि वो स्ट्रेस ना बने, वो पैनिक ना हो, वो काम कंडीशन में रहे। मुझे लगता है पहला जो फोरमोस्ट चीज हम लोग इग्नोर करते हैं वो है कि स्लीप शेड्यूल आपका सही होना बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले पूरी स्लीप लीजिए, 6 to 7 आवर्स स्लीप इज मस्ट। पेपर से एक दिन पहले 10 बजे सो जाइए, 11 बजे सो जाइए, उससे लेट मत कीजिए, ताकि आप सुबह फ्रेश माइंड से उठें। थोड़ा आपका दिमाग अगर उसको भी रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि आप मल्टीपल आवर्स पढ़ रहे होते हैं प्रीलिम्स से पहले, बहुत राइगरस तरीके से 10-10 घंटे पढ़ रहे होते हैं हम लोग। तो वो ना करें और स्लीप पूरे लें। दूसरा, सुबह मुझे लगता है चॉकलेट आपको हेल्प करता है एग्जाम से पहले, तो आप थोड़ा चॉकलेट खाए एग्जाम से पहले, वो आपको हेल्प कर सकता है। दिस इज वेरी यूनिक फॉर मी, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा सुन रहा हूँ। हाँ, बताइए चॉकलेट का क्या लॉजिक है? चॉकलेट का लॉजिक ये नहीं होता, बस ये होता है कि वो आपको काम करता है। आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको जी एग्जाम से पहले अगर चॉकलेट खाते हैं तो थोड़ा सा मेरे लिए काम करता है। मैं बस आपको बता रही हूँ। एक स्लीपी क्लासेस है, वहाँ पर एक सर है, उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी एग्जाम से पहले। तो वो कहते हैं कि आप कुछ पेपर मतलब प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो आप ये कीजिए कि उन्होंने जो सजेस्ट किया था, मैंने उसको इस बार अप्लाई किया अपने प्रीलिम्स में। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कुछ क्वेश्चंस जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं उनको सुबह उठकर एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो वो इस तरीके से आपका दिमाग थोड़ा फंक्शनिंग में आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जी। और क्वेश्चंस वही कीजिए जो आपको आते हैं, तो वो एक चीज आपको एक बूस्ट अप देगी और फिर आप प्रीलिम्स में जाकर हो सकता है आपका दिमाग अच्छे बेटर वे से काम करे। मैम, अब मैं आता हूँ प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स आपने क्लियर किया इस बार, पिछले बार भी आपने जनरल स्टडीज़ की तैयारी की। जनरल स्टडीज़ में कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी, और जीएस की बात करें तो उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया आपका कौन कौन रहा है, कौन सा सब्जेक्ट? देखिए, जीएस में मुझे लगता है कि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो हिस्ट्री का बेसिक मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया। एनसीईआरटीज आपको आपका बेस बना देती है, उसके बाद आप एडवांस्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। तो मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी 12th की और स्पेक्ट्रम, उसके अलावा एंशिएंट इंडिया जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं 12th की ही एनसीईआरटी ओल्ड वाली, और मेडिवल के लिए भी एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी। उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, उससे पहले एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है वो, और फिर उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही इस तरीके से दिया होता है कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट भी समझ जाए। तो आपको बेसिक्स अगर क्लियर करने हैं तो मुझे लगता है एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अपना आप एडवांस बुक्स पढ़ सकते हैं। सेम फॉर ज्योग्राफी, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद जीसी लेओंग है, और इकोनॉमी के तो खैर मेरे पास पीछे से नोट्स जो मेरे थे
कॉलेज के भी और मेरे उससे पहले के भी जो नोट्स हैं तो वो मेरे लिए काम किए। उसके अलावा इन्वायरमेंट जो है उसके लिए आप शंकर आयस की बुक पढ़ सकते हैं। मैंने ग्रीन बुक पढ़ी थी जो वाजीराम देता है, तो वो बुक पढ़ लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि करंट बेस्ड आता है, तो मैं करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देती थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और बेसिक जो उसका दूसरा स्टैटिक पार्ट है उसके लिए आप मेरे कोचिंग के नोट्स थे मेरे पास, तो मैंने इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई की। मैम, आपने करंट अफेयर्स की बात की और करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होता है, एक बैकबोन है ओवरऑल यूपीएससी जर्नी में। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, एस्पिरेंट की करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए एज करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स को जीएस से हम कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, स्टैटिक और वो जो करंट अफेयर्स हो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? मैंने अपनी जो करंट अफेयर्स की तैयारी की है वो 2 तरीकों से किया है। अच्छा। तो पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं रेकमेंड करूंगी द हिंदू। अच्छा। और विदाउट एनी स्किप मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है 3 साल। तो न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आप बार बार उसको पढ़ते हैं, रोज रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में दर्ज हो जाती हैं कई चीजें कि ठीक है अगर ऐसा हुआ है तो ये सेनकाकू आइलैंड्स हैं, वो जापान के पास है, चाइना और जापान का इस पर इशू चल रहा है। तो ये सब की चीजें जो रोज आती हैं वो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है जब आप पेपर कर रहे होते हैं। तो न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग। उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी, तो आई हैड अ बिग स्पाइरल बुक, उसको मैंने सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लिया था, और जैसे ही कोई नई न्यूज आती थी तो मैं उसको सब्जेक्ट वाइज अपने उस सेक्शन में ऐड कर देती थी। नोट्स कैसे, कटिंग ले लेती थी न्यूज़पेपर का या फिर लिखना था? करना मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि फिर वो लास्ट में रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने वर्ड्स में जो कीवर्ड्स हैं उस न्यूज़ के वो आप लिख लीजिए अपने स्पाइरल में, तो वो बाद में आपको रिवीजन में काम आएंगे। लिखने से याद भी हो जाता है, थोड़ा समझ में आता है कि मैंने क्या लिखा है और क्या है ये। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर मुझे लगता है कि ये वर्थ इट रहता है, क्योंकि लास्ट में कंपाइल्ड वर्जन आपके पास तैयार हो जाता है जो रिवीजन में बहुत हैंडी रहता है। और उसके अलावा मैंने पढ़ा था करंट अफेयर्स की मैगजीन, कोई भी एक इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर्स मैगजीन आप पढ़ लीजिए। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने करके करंट अफेयर्स तैयार किए। फर्स्ट रीडिंग ऑफ सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिलेबस एक बार जैसे ही आप प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, आप जैसे प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं आप जाके सिलेबस देखिए, उसके अंदर बहुत ही ऐसे लिखा हुआ है कि ये चीजें हैं, इवेंट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री और इस सब इकोनॉमी और ये सब के बारे में लिखा हुआ है। आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चल जाता है कि ओके ये सब पढ़ना है। अगर इकोनॉमी ऑफ इंडिया लिखा है और एमएसपी के ऊपर कुछ आया हुआ है न्यूज़पेपर में, तो कनेक्ट कीजिए कि इंडियन इकोनॉमी में एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको अगर कुछ भी एमएसपी से रिलेटेड दिखता है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आपको मतलब पहला स्टेप यही होना चाहिए, सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस आपको जो भी चीजें बता रहा है आप उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज दिखती है तो आपको वो पढ़नी है। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपने कहा। कैसे जानेंगे सिलेबस? जो नए स्टूडेंट होते हैं वो पहले डर जाते हैं, यार इतना तो लंबा चौड़ा सिलेबस समझ ही नहीं आ रहा। सिलेबस को कैसे समझे, यूपीएससी सिलेबस को आसानी से कैसे? सिलेबस को रीड करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, सिलेबस को रीड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर उसको रीड तो करना पड़ेगा। मतलब क्या करें कि वो सिलेबस छोटा लगे? बहुत लेंदी है ना, उसको कैसे करें कि थोड़ा छोटा लगे? छोटा लगेगा तो साइकोलॉजिकली एस्पिरेंट को थोड़ा कंफर्ट जोन में जाएंगे, वो तैयारी करेंगे। कुछ ऐसी चीजें बताइए। देखिए, पहले मुझे लगता है कि जैसे ही आप फर्स्ट लुक लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको बड़ा ही लगेगा, पर आप जैसे उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो नॉर्मल चीजें बोल रहा है। आप जैसे इवेंट्स इन हिस्ट्री है तो आपको सिंपल वो बोलेगा कि आपको हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ना है, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। इंडियन इकोनॉमी बोलेगा तो वो भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है कि उसके अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। तो मुझे लगता है इसका कोई शॉर्टकट मैं आपको नहीं बता सकती, वो आपको प्रैक्टिस और बार बार रीड करके ही आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज एक्चुअली रेलिवेंट है या नहीं है। देखिए, मैं हमेशा से मुझे लगता है गुड स्टूडेंट रही हूँ विद अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। मेरा अच्छा कॉलेज में एडमिशन था, एवरीथिंग वाज गुड। तो मैंने कोई ऐसा कोई फेलियर नहीं देखा था। और जब मैंने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फेल हुआ तो मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं हुआ। तो ऑफ कोर्स वहां से निकलना मुश्किल होता है और फर्स्ट फेलियर
देखना भी बहुत, मतलब फेलियर्स, और फिर उसके बाद एक नहीं दूसरा भी आया, फिर तीसरा भी आया, तो ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस आपके फ्रेंड्स होते हैं वो अच्छे जगह प्लेस हो जाते हैं, या फिर लाइफ में अच्छा सेटल, डिमोटिवेशन वाली बात हो जी, जाती है। डीमोटिवेटेड आप फील करते हैं। बट आपको बस उस टाइम यही करना है, आपको अपने आप को याद दिलाते रहना है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट में हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। तो ये वाली चीज अपने आप को समझा के रखिए कि हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, तो मुझे सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ सकता है। तो ये चीज अपने दिमाग में ऑलरेडी फंक्शनिंग में रखिए। और दूसरा मुझे लगता है कि उन लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए जो लोग आप में बिलीव करते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी इम्पार्ट करते हैं। तो मेंस के लिए मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आंसर राइटिंग पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वही चीज आपको आगे लेके जाएगी मेंस में। तो वहां पर मैं क्या करती थी कि जो मेरे पास 3 साल प्रीलिम्स ना होने की वजह से जो मेरे पास थे, मैंने उनको यूटिलाइज किया अपने आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करने में। तो मैं रोज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। मुझे रोज 2 क्वेश्चन लिखने ही होते थे कि मैं ये क्वेश्चंस लिखूंगी फिर ही सोऊंगी। तो 2 क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस करना मुझे लगता है मुझे हेल्प किया। तो आपको एक एक मॉडल आंसर्स भी देते हैं इंस्टीट्यूट वाले जब वो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, तो उस मॉडल आंसर से अपने आंसर्स को कंपेयर करना आपको हेल्प कर सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कीवर्ड्स, जो कि मैंने पहले बोला वही चीज मैं फिर रिपीट करूंगी कि आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई आपसे किसी तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अंदर अगर उन लोगों ने ग्राउंड वाटर के बारे में पूछा है, तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको उसके बारे में क्या पता है, उसके डिप्लीशन हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट हमारी एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। तो ये सब चीजें वो देखना चाहते हैं, तो वो चीजें आप उनको सर्व कीजिए अपने आंसर में। तो मुझे लगता है कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन देम। एंड जो भी सिलेबस में, आगे फिर मैं बोलूंगी, सिलेबस में जो चीजें दी हुई है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर उन्होंने लिखा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड जानिए, उसके वो क्या स्ट्रगल, जी, उसको पूरे होलिस्टिक तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। देखिए, मैं बस यही कहूंगी कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, पेपर पास करने के लिए, तो उसको एक होलिस्टिक तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी डिटेल्स के बारे में वो आपसे मेंस में पूछेंगे, उसके बारे में जो मोटा इन्फॉर्मेशन है वो आपसे प्रीलिम्स में पूछेंगे, और उस पे आपका क्या ओपिनियन है वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। तो आप उस टॉपिक को 3 फेजेस में पढ़ने की कोशिश कीजिए, दैट माइट हेल्प यू। और यही है, अगर आपको फेलियर भी देखने को मिलता है तो प्लीज उससे डिसहार्टन मत हो जाइए, अपने आप को फिर से बनाइए, फिर से उठिए, फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि जो ट्राई करता रहेगा बार बार उसका हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर मेरा हो गया है तो कोई भी कर सकता है एग्जाम क्लियर। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, बट डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स एंड डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ। आप खुद से चीजें कॉम्प्लिकेट करेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच मनीषा मैम, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसा कि आपने बताया कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी आप उसको बाखूबी निभाएंगी, ठीक है, अपना, अपने परिवार का और इस देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।